जिस तरह के से अंधेरे को चीर कर सूरज की किरणें दिन के उजाले में तब्दील होती है, उसी तरीके से हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से दुनिया को रोशन करते हैं। अपने ज्ञान से वो दुनिया में पहुंचते हैं और एक अलग अलग जज्बा लेके, एक अलग सोच लेके वो दुनिया को अपनी बातों से कन्विंस करते हैं, या तो अपनी तर्कों से वो दुनिया को हराते हैं। जो कुतर्क है उसके सामने तर्क पेश करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही जो विश्व में जाने जाते हैं, जो एक स्कॉलर है, जो दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में अलग 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 जो महाखंड है, जैसा एशिया है, यूरोप है, अलग अलग जगह उन्होंने अपनी ख्याति और अपने उपलब्धताओं के साथ सिक्का दुनिया के सामने साबित किया है। ऐसे हमारे साथ आज डॉक्टर सूरज एंगड़े सर हैं। हम जानते हैं उनसे और उनसे बात करते हैं कि सर, अभी आवाज़ में आपका स्वागत है और आपसे जो बात करने का मौका मिला उसके लिए हम धन्य हैं। हम जानते हैं आप, जैसा अभी चंद्रपुर में हम यहाँ एक प्रोग्राम है, आपको क्या ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि चंद्रपुर में आप आके आपको कैसा क्या महसूस हो रहा है? यार, सबसे पहले आवाज़ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका चाहता हूँ, आपका सब्सक्राइबर हूँ, आपका सपोर्टर हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, एक मिशनरी का काम आप बखूबी करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे खुशी है कि आप मुझे इस सेगमेंट में कैद कर रहे हैं। जो देखने वाले हमारे साथी हैं, घर में बैठे होंगे, टीवी पर होंगे, उनको एक तरीके से दुनिया को देखने का नज़रिया अपने मिशन और अपने हेतु से बताने का काम करते। तो मुझे खुशी है चंद्रपुर में, जैसा प्रफुल्ल आप हमारे साथ नागपुर से चले हो, मैं पिछले 7 दिन से लगातार घूम ही रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो पिछले 7 महीनों से घूम रहा हूँ। अच्छा। चंद्रपुर में आने के बाद मुझे जो महक है, ठंडी हवा है, ये जो जंगलें हैं, और ख़ासकर ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ये गेस्ट हाउस है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। इतना खुश हूँ कि मुझे चंद्रपुर में फिर लौट आने का मन कर रहा है। समय के पश्चात मुझे यहाँ ज़्यादा दिन रुकने का मौका नहीं मिलेगा, कल मुझे जाना पड़ेगा, पर जिस तरह की व्यवस्था की है, जिस तरह की फैसिलिटी है, और आज तो टेम्परेचर जिस तरह से मान लो एक खुशनुमा मौसम है, और काफी जो है प्रेम देने वाला है, वेदना ही नहीं। तो मुझे खुशी है, पर इस बात की भी मैं देख के थोड़ा हैरान हूँ कि यहाँ बड़े बड़े जो टावर लगे हैं, जो थर्मल पावर प्लांट से निकल रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि यहाँ से बम्बई की रोशनी चलती है। तो देख रहे हैं, शाम में भी प्रोग्राम होगा, आधे घंटे में फिर वहाँ भी आज हमारे राजश्री छत्रपति शाहू महाराज को हम याद करेंगे, उनकी प्रति हम अपने जो सद्भाव है वो व्यक्त करेंगे। आप एक स्कॉलर होने के नाते, जैसा अभी चंद्रपुर की बात कर रहे हैं, अभी हरियाली है, सारी चीज़ें हैं, जैसा अभी हम लोग ऑटोमोबाइल सेगमेंट में भारत स्टेज 2, 3, 4 तक पहुंच गए, एमिनेशन नॉर्म्स जिसको बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी अभी बोला है कि क्लीन अर्थ, और आप यूको फ्रेंडली फेस्टिवल मनाइए। तो ये जो पॉल्यूशन दिखता है, हमारी जो वनस्पति है, हमारा जो वनस्पति शास्त्र कहता है कि ये जो हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, पोल्यूटेट कर रहे हैं, जब हम जिस देश में रहते हैं, भारत में, यहाँ जिस तरीके से करप्शन होता है, तो आप इस तरीके से हमारे दर्शकों के साथ आपके क्या विचार साझा करना चाहेंगे? देखिए यार, अभी देखिए, फ्लोरा और फाउना, यहाँ का वन और यहाँ के जानवर, ये हर देश की एक पहचान होती है। हर देश की अपने अपने एक फ्लोरा, उनकी एक यूनिक पहचान होती है, उसी तरह की फाउना। और ये हमको बचपन से बताया जाता है कि ये तुम्हारे पृथ्वी को बैलेंस करने के सबसे अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं। पृथ्वी को इम्बैलेंस करने वाले ये मनुष्य जाति के लोग हैं, जो सबसे महम अपनी भूमिका निभाते हैं उनको इम्बैलेंस करने में। अभी देखिए, आप कुल्लू मनाली की तस्वीरें अभी देखते होंगे, दिल्ली में जो यमुना बाढ़ जो तोड़ के आई है, नाले में तब्दील हो गई यमुना, वही हम कुछ साल पहले चेन्नई में हुआ था, मुंबई में तो होते रहता है, बेंगलोर में हुआ था। तो ये अननेचुरल जिसने हमने जो है खुद की सिविलाइजेशन बनाई है,
ये नेचर को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मतलब कि नेचर का अपना एक नियम होता है दोस्त। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस की जब आप बात कह रहे हो, यूनाइटेड नेशंस के पहले होते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। कोफी अन्नान जब सेक्रेटरी जनरल थे तो उन्होंने एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखा था, पॉवर्टी के बारे में बोला था, एड्स और बाकी बीमारियों की, इनइक्वालिटी के। अब यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और उसको हमको सच में आजू बाजू देखकर पता चलता है कि जिस तरह से हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, इम्बैलेंस करेंगे, तो नेचर भैया, नेचर इज द ओनर। नेचर यहाँ के बिलोंगर है। सही है। और हम जो है नेचर के पार्टिसिपेंट है। सही है, सही है। हम नेचर के ओनर नहीं है। सही है, सही है। नेचर के ओनर हम नहीं बन सकते। अगर बन जाएंगे तो नेचर फिर अपनी ताकत बताने में हिचकिचाते नहीं है। पर इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी है। केवल हम इसको नेचर और मनुष्य का संबंध है उसमें केवल ना रखते हुए, उसके साथ साथ मुझे लगता है यहाँ की होने वाली जो मनुष्यों ने तैयार की हुई अलग अलग तरीके की पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है प्रफुल्ल भाई, सही सही हमको देखना होगा कि देखिए यार, हर जगह देखो जहाँ पर भी इस तरह की दुर्घटनाएं हुई है, वहां पर वहाँ के ऑफिशियल्स ने वहां पर उन्होंने मिट्टी खाई है और उसके वजह से नेचर का नुकसान हुआ है, साथ साथ लोगों का नुकसान। सही है। जैसा नेचर से बात करते करते हम देखते हैं कि इन्वेंशन जब हुआ मानव इतिहास में, या मानव ने प्रगति किया, अपने ब्रेन को डेवलप किया, उसने साइंस खोजा, हिस्ट्री खोजी, हिस्ट्री को लिखना चालू किया, ज्योग्राफी में नए नए आयाम, अभी हमने चंद्रयान जो भारत ने दिया, तो उसने उसके खोज में सबसे महत्वपूर्ण खोज एक मानवता भी रही है कि मानवता उसकी सबसे महानतम खोज रही है। तो इसमें जो अमानवता है और अभी जो हम देश में है भारत में, इसमें कुछ अमानवीय शक्तियाँ जो काम करती है मानवता के आगे। हम देखते हैं कि कोई किसी के ऊपर अपने यानी पेशाब कर रहा है, या हम लोग बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखते हैं कि जो अमानवीय है, जो यानी जिसका कोई ही इतिहास में, भारत जैसे देश में जहाँ पूरे वेस्टर्न और पूरे यूरोपियन एक टाइम पे यहाँ पढ़ने आते थे, पूरे एशिया के लोग यहाँ से लाइट लेके गए और उन्होंने अपने घरों को इस तरीके से सजाया। तो आज हम इस धरती पर, आप इस धरती से क्या मैसेज देंगे? आपने बहुत ही बुनियादी और बहुत गंभीर बात रखी है प्रफुल्ल भाई। आपने जो कहा है कि बाकी तो हमने इनोवेशन किया, पर जो ह्यूमैनिटी है ये हल्का शब्द नहीं है, जिसको मानवता हम कहते हैं। ये मानवता हमने दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं विनती करता हूँ हमारे व्यूअर से कि वो फिर एक बार इनका जो विमर्श इन्होंने अभी सवाल के माध्यम से रखा, उसको फिर एक बार सुने कि बहुत ही यूनिक कंट्रीब्यूशन के तौर पर मानवता को दिखा गया है कि कैसा हमने मानवता को जलील कर दिया है। दैट वाज अ यूनिक कंट्रीब्यूशन। अनेक चीज़ों हमने लाई, पर मानवता की भी प्रिंसिपल को लाई, तो हमको वही वापस उसके ऊपर हमको सेंट्रलाइज करना होगा अपना अप्रोच। जहां पर भी कुछ भी हो रहा है वो मानवता के खिलाफ है, तो सारे मानव प्राणियों ने उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। क्या बात है। और उसका जो प्रोटेक्शन है, हाँ जी, वो मानव में जातियां तो हमने बना दी। हाँ जी, हाँ जी। जातियां जो होती है, जातियां ये पेड़ों पौधों में होती है। हाँ जी, हाँ जी। कौन से पेड़ का है, कौन से इसका है, पर मानव में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कास्ट करके हमने मानवता की जो हमारी कंट्रीब्यूशन है उस योगदान को हमने सेकेंडरी बना दिया। और तभी फिर जहां जहां पर ये पेशाब करने वाली जो गंदी और दिल को दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली जो घटना हुई, उससे यह पता चलता है कि मानवता की कंट्रीब्यूशन को हमने कुछ लोगों ने मोनोपोलाइज कर दिया है। मतलब ये मानवता केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, हाँ जी, बल्कि कुछ लोगों के लिए है। हाँ जी, हाँ जी। सही है, सही है। और कुछ लोगों के लिए। अगर मानवता को मानवीय दृष्टिकोण से अगर हम उसको साझा करें, फिर हमें भली भांति इसकी ज्ञाति होगी कि यार पेशाब करने वाली व्यक्ति भी एक मानव है, पेशाब करने वाले के ऊपर। पर इसको मानवता के दृष्टिकोण से सारा मानव वर्ग क्यों नहीं ले रहा है? सही है, सही है। उसमें जाति हाँ जी, लाई गई है। तो मानवता का भारत के सिलसिले में और अन्य
देशों के सिलसिले में एक बड़ा धोखा मानव ने तैयार की हुई उनकी ही कूटनीति से जातियां हैं। अच्छा, इसमें नस्ल भेद आ गया, जातिवाद आ बिल्कुल, गया, बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन आ गया, सारी चीजें आ गई बिल्कुल, जो बिल्कुल। कुरीति का हिस्सा है। बिल्कुल। हम थोड़ा सा इस चर्चा को अलग अलग मोड़ पे लेके जाते हैं। हम देखते हैं कि लोग अलग अलग ढंग से अपने कलाओं को अपने पेंटिंग से या अपने आर्ट से पेश करते हैं, पर हम इस देश में हैं तो आर्टिस्ट को भी उसकी जगह नहीं मिलती है। अगर से वो स्ट्रगलर है तो उसको उसकी जगह नहीं मिलती है। एक जो लेयर है जिसको ये क्रीमी लेयर ये सिस्टम बोलता है, पर एक क्रीमी लेयर जो है वो कहीं और काम करती है। जैसा इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि 40 यानी 4 दशक से कोई शख्स काम कर रहा है तो नए स्ट्रगलर को जगह नहीं है। चाहे फिर हम शेयर मार्केट पकड़ लीजिए या फिर मैगजीन मार्केट पकड़ लीजिए या फिर न्यूज़ मार्केट पकड़ लीजिए। तो ये आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दौर आया, आईआईटी ने अभी अभी ड्रोन को अपने सिलेबस में लिया, आईआईटी ने अभी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अपने सिलेबस में लिया। तो ये जो डिप्लॉय कम्युनिटी है, जो वॉइसलेस है, जिनके पास वॉइस नहीं है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब आप जिस तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं ये जो जेनेटिक साइंस के साथ अपने जो आरएनए है, डीएनए, इसका स्टडी करके हिस्ट्री करके इसको इन्जॉय कर रहे हैं आप, तो जो कम्युनिटी जो हाशिए पे है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन को उनको जो उनके राइट्स है, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी भारत में है जिनको आज भी कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है कि उनके विश्वविद्यालय हो, उनके स्किलो हो, स्कूल हो, उनके वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर एक भी सिंगल उनके कम्युनिटी से ना टीचर है ना डॉक्टर है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमको हमारा जो उद्देश्य है वो दो तरीके से समझना होगा। एक स्पिनोजा नाम के दार्शनिक होके गए हैं यूरोप में, और स्पिनोजा ने जिंदगी जीने के तरीके से अलग अलग अपने ढंग से बताया है। डेकार्ट जो थे, उनका ये प्रमाण था कि मानव जिस तरह से अपने मूल्यों को ले जा सकता है वो निसर्ग में कोई और उसी समान नहीं लेके जा सकता। 18वीं शताब्दी 17-18वीं शताब्दी से ये विचार बढ़ता गया। पर इसका प्रमाण उन्होंने क्या दिया? इसका प्रमाण उन्होंने बताया कि इमोशंस जो है, इमोशंस, ये मानव प्राणी के एक यूनिक तरीके से उनको बांधते हैं, और उसको कंपैरिजन में उन्होंने रखा जानवरों को। कहा कि जानवरों का जो वर्ताव है, जो वर्तन है, वो उस तरह से नहीं होता है। पर जब हम पिछले कई सालों से हमने जानवरों को डोमेस्टिकेट कर दिया है, तो आज कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, वाइल्ड एनिमल्स में भी डोमेस्टिकेट हुए, उनमें एक तरह का स्नेह निर्माण है अपने आप में, पंछियों में है। जहां जहां बायोलॉजी का सिद्धांत आया, वहां वहां उस तरह के जो संबंध है, इमोशन है, इमोशन को जगह देने वाले जो रिलेशन है, उसमें एक स्वभाव निर्माण हुआ है। तो जब डेकार्ट कहते हैं कि इस तरह का जो मानवीय प्रणाली है जीने की, वो हमको जानवरों में भी अभी दिखाई दे रही है। ये क्यों दिखाई दे रही है? इसका बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन से संबंध है। अब हम टेक्नोलॉजी की जिस तरह से बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में वो चीजें नहीं है। टेक्नोलॉजी में वो चीजें नहीं है। टेक्नोलॉजी बायोलॉजिकली रिप्रोड्यूस कर नहीं सकती है। ओके। हाँ, और उसके वजह से जो हम इमोशन की बात कर रहे हैं, जो सेंसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो सेंसिबिलिटी हमको उस तरह से टेक्नोलॉजी में नहीं दिखती। तो हमको इसको फिलोसॉफिकली समझना होगा कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका और ह्यूमन सिविलाइजेशन का क्या संबंध है। अच्छा। पहला फंडामेंटल फिलोसॉफिकल जो सवाल है ये है कि इसमें इमोशन है क्या। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 3-1 दिन पहले मेरे इनबॉक्स में ईमेल आया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि चैट जीपीटी यूज करने के लिए उन्होंने मनाही नहीं किए, उन्होंने कहा है करो या एआई, पर उसमें आप किस तरह के प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। तो टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस दुनिया भर में हो रही है, तो हमको वो भी एक जरिया देखना होगा। सही है, सही है। इमोशन के साथ एक होता है नोशन। हाँ, इमोशन के साथ एक होता है नोशन। तो नोशनल
नोशनल जो चीजें हैं वो तकनीकी दृष्टिकोण से, एक एंगुलर दृष्टिकोण से देखे जा सकती है। उसी तरह द बैलेंसिंग एक्ट ऑफ इमोशन, ओके हम अगर हम एक को प्रायोरिटी करके दूसरे करते हैं तो अपने अपने व्यक्तिगत विचारों का वो सम्मेलन हो सकता है। तो जहां रही बात स्पिनोजा की और अन्य लोगों के, फिलोसोफर ने कहा है कि हंसना, लाफ्टर, ये हमारे गिफ्ट है। जो हम जिस तरह से खुशियां हम लाफिंग बुद्धा भी देखते हैं उसी तरीके से, जो चाइना से आते हैं। एग्जैक्टली। और अभी लोग लाफ्टर क्लब में जाते हैं उसी के लिए, और हम देखते हैं कि आप हमेशा हंसते रहते हैं। पर आप एक स्पिरिचुअल इंसान भी है जो मोहब्बत भी करना जानता है, लफ्जों के साथ अल्फाजों को मिलाना भी जानता है, अमानवता के साथ मानवता के ईंटों को जोड़ना भी जानता है। हम देखते हैं, आपने फिलोसोफर की बात की, कार्ल मार्क्स हुए, उन्होंने कहा दुनिया के मजदूर एक हुआ। पर हम जिस भूभाग में रह रहे हैं, यहाँ के दुनिया के कैपिटल तो एक हो रहे हैं, नहीं हो रहे, वो बात का सवाल है। भारत के कैपिटलिस्ट एक हो रहे हैं, पर यहाँ के जो मजदूर है वो एक होना तो छोड़िए, वो जो कैपिटलिस्ट है अमानवीयता फैलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से लेके तो न्यूज़पेपर से लेके तो हर चीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ के जो मजदूर हैं, इनका भविष्य आप कैसे देखते हैं कि वो कैसे इनकी रेमेडी निकाल पाए, या ये कितना थ्रेट है इनको, या ये वेस्टर्न से मदद ले या फिर यूनाइटेड नेशन से मदद ले? क्योंकि हम जिस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे जेनोसाइड होता है जिसकी खबर दूर तक नहीं जाती है, हम मीडिया में हैं, कश्मीर अपने समस्याओं के साथ है, 7 सिस्टर इतने, अभी हम देख रहे हैं कि एक स्टेट के आगे आ गया, और हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट की बात करते हैं। तो इन हालातों पे एक स्कॉलर और आपका नज़रिया भारत से जाके यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर को सीख के उस नज़र से आप जो देखते हैं, तो आप किस उपाय और योजना के साथ इस तरफ देखते हैं? देखिए, वेस्टर्न अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, साथ साथ अफ्रीका में भी जो मैंने अनुभव किया है, उससे ये जरूर बात मुझे दिखाई देती है कि जहां जहां लोगों ने अपने स्वार्थ को अपना धर्म बनाया, उसके इर्द गिर्द उन्होंने अपने टुच्चे भगवान तैयार किए। ये भगवान पैसों के होते हैं, ये भगवान असमानता के होते हैं, ये भगवान हिंसा के होते हैं। और ये जो धर्म है, इसका किसी ही अध्यात्म से संबंध नहीं है। इसका केवल मनुष्यों के अंदर के जो घृणा है, उसका वो एक बहुत ही देखता हुआ परिचय आता है। यहाँ पर इतनी जमीनें हैं, देखा जाए तो भारत का सबसे अमीर वर्ग आदिवासी है, जिसके जमीनों के ऊपर वो जी रहे, हजारों सालों से जी रहे। वो जमीन जो है, उसकी आप पैसों से तुलना नहीं कर सकते। वो जमीनों को उन्होंने रखा है, उपजा है, और जब बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, वो उसको उस विषय का ज्ञान देते हैं प्रसव के बाद, ताकि वो उस जमीन को, उस जंगल को, उस जल को, उस रचना को अपना जीने का अभिन्न अंग बनाए। तो वो जब उसको देख रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं, वो उसके अपने पूर्वजों से उसको जोड़ रहे हैं। वो अपने जीने का एक जरिया है, वो उनके अपना एक अध्यात्म है, उसके अंदर वो रह रहे हैं। ये केवल आदिवासी नहीं, वो भी ऐसे ही उनके जितने भी रिचुअल्स आप देखोगे, इसी तरह से निसर्ग के संबंध में रखे हुए हैं। पर आपकी मानने वाली माँ किसी के लिए वैश्या बन गई है। उन्होंने इस तरह के अपने जमीन जो है, हाँ जी, आपके पूर्वज है, आपके दादा दादी है, हाँ जी, आपके माँ बाप है, हाँ हाँ, पर जो आपको लूट रहा है, हाँ हाँ, वो उसको हाँ, एक घिनौनी हरकत से देख रहा है। हाँ, इसके वजह से वहां उसको वो प्रॉफिट देख रहा है, हाँ, ओवर रिलेशनशिप। सही। आज जब हम कहते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो, मजदूरों की परिभाषा कथित होने में ही बड़ी मुश्किल हुई है। अम्बेडकरवादी समाज कहने वाला आज का वर्ग जो है, ये वर्ग की
मनीषा को लेकर जागृत नहीं है। खा तो रहा है झटके ये भी, पर चूंकि इसके दिमाग में एक प्रोपेगेंडा भर दिया गया है कि मजदूरों के मामले में बात करना यानी फलाना ढिमका, सरकार के दिए हुए प्रोपेगेंडे को इन्होंने बखूबी अच्छी तरीके से चलाया है। सही है। और इसके वजह से हम आज देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी करो आपको थड़कर से नक्सलाइट घोषित कर दिया जाता है। अरे भैया क्या बात हो गई, यानी एक सोची समझी साजिश के तहत। मुझे ऐसा लगता है हम अपने चर्चा के शिखर पे हैं जी, हम चरम पे है और अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने नेचर की बात कर ली, जिसको प्रदूषण कहा जाता है, वो प्रदूषण से डायलूट हो रहा है। हमने मानवता की बात कर ली, है ना, हमने साइंस की बात कर ली। जी। एक फिलोसोफर होने के नाते आपने बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को बताया ये सब चीज़ें। अभी मुझे सर अंतिम छोर पे आप एक बात आपके तरफ से मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जंगल अपने आप को क्लीन करता है नेचर से, जिस तरीके से महासागर हाइड एंड जो ज्वार भाटा होता है उसमें आइस लो जो होता है चंद्रमा के रात में, तो महासागर अपने आप को क्लीन करता है। उसी तरीके से नदियाँ नाले अपने आप को क्लीन करते हैं। उसी तरीके से मानवता अमानवता को क्लीन करेगी क्या एक वक्त? ऐसा वक्त आएगा क्या? आप क्या देखते हैं? और जिस तरीके से बाबा साहब का एक कोटेशन है कि भारत का जातिवाद ये दुनिया की समस्या बनेगी। जी। तो भारत का प्रदूषण, साथ ही साथ भारत का जितना भी करप्शन है, भारत का जो कैपिटलिज्म है, ये भी दुनिया की समस्या बनेगी क्या? आपको क्या लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले सेल्फ क्लेंजिंग की जो बात है, खुद को क्लीन करना, वो तो हम भी रोज सुबह करते हैं। हाँ जी। क्योंकि जितना भी एक्यूमुलेट हुआ है गंदा उसको जाना होगा। कैपिटलिज्म का यही सिद्धांत है, पर कैपिटलिज्म ने उसको अध्यात्म लगा दिया है, उसको अपने विषय का चर्चा बना दिया है, उसका एग्जिस्टेंशियल प्रश्न बना दिया है। इसकी वजह से कैपिटलिज्म के बारे में जब बात हम करते हैं तो उसके साथ जाति आ जाती है, उसके जमात आ जाती है, उसका धर्म आ जाता है, उसके अंदर अनेक प्रकार के भारत के रूप से देखकर रीजनलिज्म के तरीके आ जाते हैं। इसके वजह से भारत की जो आज की विषमतावादी व्यवस्था है, कैपिटलिज्म खुद को सेल्फ प्यूरिफाई नहीं कर सकती, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। ये अंदर से प्यूरिफाई करने का इसके अंदर मॉडल नहीं है। कैसा करोगे भाई? वो तो एक जमीन को लूटेगा तो वो खराब है तो दूसरी जगह लूटेगा, वो बोलेगा नहीं, वो लूटेगा। हाँ, लूटेगा तो उसका वो बेसिक है, उसका सिद्धांत है भाई। सिद्धांत है। तो जब जो ले रहा है वापस दे नहीं रहा है। हाँ। निसर्ग का नियम है, कुछ लोगे तो कुछ देना भी होगा। ये सिर्फ लेना है। तो इसका उपाय हम निसर्ग के ऊपर अवलंबन ना रहते हुए, मानव जाति ने जिस तरह से कैपिटलिज्म बना है, मानव जाति ने भी कैपिटलिज्म का विरोध करके समाज के और नेचर के अंदर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। समाज और नेचर के आगे बैलेंस करना जरूरी है। मानवता अंतिम छोर पे जीतती है। ये इतिहास की किताबें कोई भी उठा लीजिए, आपको दिखेगा कि अंत में मानव ही मानवता के साथ ही जीता है। कभी भी अमानवता कभी भी मानवता पे हावी नहीं हुई है। हम बात कर रहे थे एक स्कॉलर से जो जाने माने हैं और जो दुनिया भर में परिचित है। सर, आपने हमको वक्त दिया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपसे बातें जारी रहेगी। थैंक यू प्रफुल्ल, मुझे भी बड़ा खुशी हुई। आप काफी गंभीर पूर्ण विषय में हाथ डालते हैं और काफी अच्छा विमर्श रखते हैं।